बहुत छोटा सा डिस्कशन आपसे करूंगा। सतत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतत आवेश वितरण क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्यारे बच्चों रेखिक आवेश घनत्व, दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व, तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। 2 मिनट लगा के समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये कोई तार है जिसकी लंबाई l है, जिसकी लंबाई क्या है? l लंबाई है, और इस l लंबाई पर हमने इसको एक आवेश दिया है q। ठीक है जी, तो बताओ l लंबाई पर आवेश कितना हमने दिया है? q। l लंबाई पर आवेश कितना है प्यारे बच्चों? l लंबाई पर आवेश है q। तो इसकी एकांक लंबाई पर आवेश क्या होगा जी, बताइए। एकांक लंबाई पर आवेश कितना होगा? तो हो जाएगा q अपॉन l। ये जो q अपॉन l आया है इसी को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा से लिखा जाता है, लैम्डा बराबर होता है q अपॉन l। इसकी डेफिनीशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप कैसे बताएंगे? ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। अगर यहाँ से l का मान 1 मीटर कर दूं तो बताइए लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा q के बराबर हो जाएगा। परिभाषा ये होती है एकांक लंबाई में संचित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या परिभाषा होगी? एकांक लंबाई में संचित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से समझिए। अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक एरिया है जिसका क्षेत्रफल a है, और इसके ए क्षेत्रफल पर हम एक आवेश प्लस q दे देते हैं। ठीक है, बताइए ए क्षेत्रफल पर कितना आवेश हमने दिया है? q आवेश दिया है। ए क्षेत्रफल पर कितना आवेश दिया है प्यारे बच्चों? q आवेश दिया है। आप बताइए एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा? एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा? q अपॉन a आवेश होगा। कितना होगा? q अपॉन a हो जाएगा। तो इसे हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर हो जाता है q अपॉन a। q अपॉन a इसे हम पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी परिभाषा कैसे निकालेंगे? यदि क्षेत्रफल A का मान 1 मीटर स्क्वायर हो तो प्यारे बच्चों आप बताइए सिग्मा का मान क्या होगा? सिग्मा q के बराबर हो जाएगा। क्या कहोगे? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, ध्यान से सुनिए, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व? एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। ठीक है जी, यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से आयतन आवेश घनत्व को समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है, ठीक है, और इसका जो आयतन है प्यारे बच्चों वो v है, और इसको हमने एक चार्ज दे रखा है प्लस q। कितना चार्ज दे रखा है जी? प्लस q चार्ज दे रखा है। ठीक है, इसके कुल आयतन में हमने प्लस q चार्ज दे रखा है। कितना चार्ज दे रखा है भाई? प्लस q चार्ज दे रखा है। तो बताइए v आयतन में, कैपिटल V आयतन पर जो आवेश है वो आवेश कितना है? q है। तो एकांक आयतन पर कितना आवेश होगा? तो वो आयतन हो जाएगा, आवेश हो जाएगा q बाई वी। क्या हो जाएगा? q बाई वी। तो इसको हम रो से लिखते हैं बराबर q बाई वी। रो बराबर हो जाता है q बाई वी। इसी को कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इसको? आयतन आवेश घनत्व। बताइए अगर यहाँ पर v का मान 1 मीटर क्यूब हो तो रो किसके बराबर होगा?
तो रो क्यू के बराबर हो जाएगा। परिभाषा बन जाती है कि एकांक आयतन में संचित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। एकांक आयतन में संचित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। इसका जो यूनिट होता है वो कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आयतन आवेश घनत्व का कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। बताइए, समझ में आ गई तीनों चीजें? एकांक लंबाई में तो रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में आवेश तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन में आवेश तो आयतन आवेश घनत्व। तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, अगली चीज समझेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट टाइम में हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ये दो बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा, इस पर आपको डेरिवेशन भी ये पूछ लिया जाता है, सवाल भी इस पर आते हैं। तो इसको हम किस तरह से समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास मान लो एक क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सीधे डेरिवेशन पे मैं आ जाता हूं। एक बिंदु आवेश Q है, से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको माना फलाना आप अपने से लिख लीजिएगा। कैसे लिखना है उसको आप अपनी भाषा में लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए। ध्यान से सुनिए, क्या लिखोगे? माना एक बिंदु आवेश Q है, से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, आप एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैसे निकालते हो? आपने पिछली क्लास में देखा था कि हम एक परीक्षण आवेश लाते हैं जिसका नाम होता है क्यू नॉट। क्यू नॉट, एक परीक्षण आवेश लाते हैं जिसका नाम हमने क्यू नॉट दिया है। परीक्षण आवेश को रख देंगे, उस परीक्षण आवेश पर ये वाला जो आवेश है वो बल लगाएगा। ये जो परीक्षण आवेश है उस पर ये वाला आवेश बल लगाएगा, और जो बल लगाएगा उसको परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे, वही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्राप्त होगी? आप सबसे पहले बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर रखे परीक्षण आवेश पर बल निकालेंगे। परीक्षण आवेश पर बल निकाल रहे होंगे, और बल के लिए प्यारे बच्चों हम कूलाम का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इससे निकालेंगे तो बल का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश प्यारे बच्चों Q है, दूसरा आवेश Q नॉट है, बीच की दूरी R है, तो Q नॉट और बटे में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, ये हमने बल निकाल लिया। हमें क्या चाहिए? हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। हम लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या लगाया जाए? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला E बराबर है F अपॉन क्यू नॉट। F अपॉन क्या है? क्यू नॉट हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है जी। चलिए, तो F का मान हमें पता है, हम समीकरण नंबर 1 से F का मान रख देंगे, तो E बराबर हमें मिल जाएगा। F की जगह क्या रखोगे प्यारे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर के बटे में क्यू नॉट। अब बताइए, ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं? कोई भी बिंदु आवेश, कोई भी आवेश दिया हो, उसके कारण कुछ दूरी पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा कोई भी एक बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो प्यारे बच्चों हैं, ये जो है ये सदिश राशि होती है।
कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो आप इसका परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम समझाते हैं। इसमें दिशा भी होगी, तो इसका परिणामी ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी ज्ञात करना, तीव्रता का परिणामी ज्ञात करना, आप समझ लें, परिणामी ज्ञात करना। तो परिणामी आप कैसे निकालते हैं, ध्यान से मेरी चीजों को समझिएगा, ठीक है। 3 केसेस हो सकते हैं प्यारे बच्चों। हो सकता है किसी स्थान पर 2 तीव्रताएं सेम डायरेक्शन में हों। पहली तीव्रता E1 है और दूसरी तीव्रता E2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में हों। तो आप इनका जब परिणामी निकालेंगे, तो इनका परिणामी निकालते समय आप इनको सीधे सीधे जोड़ देंगे, और जो परिणामी आएगा उसकी दिशा इन्हीं की दिशा में होगी। जो परिणामी आएगा उसकी दिशा भी इन्हीं की दिशा में होगी। दूसरी कंडीशन प्यारे बच्चों आपको मिल सकती है, कहीं पर एक तीव्रता E1 इधर हो और दूसरी तीव्रता E2 इधर हो, अपोजिट साइड की दोनों तीव्रताएं होंगी। तो इनका परिणामी हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इनका परिणामी ज्ञात करते समय हम इनको एक दूसरे से घटा देते हैं, बड़ा जो भी होगा उससे छोटे को घटा देंगे, जो बड़ी तीव्रता होगी उससे छोटी तीव्रता को घटा देंगे, ठीक है। बड़ी तीव्रता से छोटी को घटा देंगे। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा परिणामी की भी वही दिशा होगी, दोनों में से जो भी बड़ा होगा परिणामी की भी वही दिशा होगी। तीसरा हो सकता है बेटा E1 इधर हो और दूसरी तीव्रता E2 इधर हो, बीच में कोई एंगल थीटा बन रहा हो, बीच में कोई एंगल थीटा बन रहा हो, E1 और E2 की ये डायरेक्शन हो। तो इनका परिणामी एक फॉर्मूले से आता है, वो फॉर्मूला होता है √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हम लोग इसका परिणामी निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें जी, बताएं फटाफट, आगे बताते चलें। देखिए बच्चों, एक बात समझ लेना, समय बहुत कीमती है। आप इधर उधर की बातें छोड़ करके केवल पढ़ाई पे फोकस करें। मेरे पास तो भैया समय नहीं है कि मैं आपसे किसी और चर्चा का हिस्सा बन सकूं इस क्लास में। केवल पढ़ाने आता हूं, हर क्लास में सोचता हूं कितना ज्यादा आपको पढ़ा दूं, और उस तरह का कंटेंट प्रिपेयर करके आता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप भी मेरा साथ बनाए रखो, इसलिए कहता हूं कोई भी चर्चा हम नहीं कर पाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव माने होता है, द्विध्रुव माने होता है जोड़ा, द्विध्रुव माने होता है प्यारे बच्चों जोड़ा। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है आवेश का जोड़ा, आवेश का जोड़ा। तो आवेश का जोड़ा का मतलब हुआ कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश हो, एक प्लस क्यू आवेश ले ले, एक माइनस क्यू आवेश ले ले, और इनको बहुत ही कम दूरी पर अगर रख दें, तो ये जो निकाय बनता है, ये जो व्यवस्था बनती है, इस व्यवस्था का, इस निकाय का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। आपसे कोई पूछे वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो आप कहोगे वह निकाय है जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, परिमाण समान होगा, प्रकृति विपरीत होगी, यानी एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। समान परिमाण विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण आप इसका जैसे आप लिखना चाहें तो 2-4 इसके उदाहरण याद कर लो। जैसे NaCl, इसमें क्या है? इसमें Na प्लस आयन है व Cl माइनस आयन है। जैसे हमने HCl ले लिया, तो HCl में H प्लस आयन है व Cl माइनस आयन है, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, और वैद्युत द्विध्रुव इन्हें कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है भैया कि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मैं बार बार हर दिन आपसे कहता हूं, इसलिए एक चीज ध्यान देना कि अब आपको इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी हैं, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। और यूपी बोर्ड का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मात्र 4 प्रश्न आते हैं, तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और सब्जेक्टिव प्रैक्टिस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस केवल पढ़कर नहीं होती है। आप कभी सोचो कि आप केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ करके समझ जाओ, तो हो सकता है आप अपने आत्मसंतुष्टि के लिए ये मान सकते हो कि मुझे आ गया,
लेकिन एग्जाम में आप फिर उसे नहीं लिख पाते हो। इसलिए बेटा आप क्या करना, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। सब्जेक्टिव जो भी हमारे पेपर होते हैं उन बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी आपने सुना होगा, उसका जो मेंस होता है वो भी सब्जेक्टिव होता है, निबंध लिखने पड़ते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। तो वहाँ का जो भी एस्पिरेंट होगा यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, आप कभी भी देखना वो बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। वो चाहें तो चीज़ों को याद कर लें, लेकिन उन्हें पता है याद करने वाली चीज़ों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो हल हो सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न कभी भी बिना लिखे आप अच्छे तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते। आपकी जो परीक्षा है उसमें आपको आता है, इससे इसके बराबर ही उस बात का भी मायने है कि आपने उसको कितना अच्छा लिखा है। तो आपको आता है अच्छी बात है, पर आप उसको अच्छे से लिख नहीं पाएंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे। इसलिए बेटा राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। ये कोई टीचर ज्यादातर नहीं बोलते हैं, कहते हैं पढ़ाई कर लो, पढ़ लो, याद कर लो, लेकिन हम लोगों ने हमेशा यूपीएससी को यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया है। इसलिए कहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना है लेकिन उन्हें लिख करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्यारे बच्चों इसे हम पी से लिखते हैं, इसे हम पी से लिखते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, पी से इसे हम लिखते हैं और इसको हम इसके फॉर्मूले से परिभाषित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में क्या है, दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, दो आवेश हैं, बीच की दूरी क्या है 2l है, बीच की दूरी प्यारे बच्चों क्या है 2l है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2l। बताइए Q क्या है, तो Q है वैद्युत द्विध्रुव का आवेश और 2l क्या है, तो आप आवेशों के बीच की दूरी कह सकते हो, 2l को आप वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई भी कह सकते हो। इसलिए इसकी परिभाषा होती है कि जिसका परिमाण एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक कोई भी आवेश ले लो उसका मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू 2l। P बराबर क्या फॉर्मूला है, Q इंटू 2l, ठीक है। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, इसका मात्रक प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। और यह सदिश राशि होती है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ये इसकी दिशा होती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, क्लास में ही चीजों को याद करने का सोचिए, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को अगली चीज पढ़नी है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों आपने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव में क्या है, एक माइनस क्यू आवेश है, दूसरा प्लस क्यू आवेश है। अगर हम इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा को मिलाने वाली रेखा को बढ़ा दें, इधर बढ़ा दें चाहे इधर बढ़ा दें, तो ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष बन जाता है, ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष बन जाता है। अगर इसके अक्ष पर कहीं पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होते हैं तो उसे अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति की तीव्रता कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर तीव्रता ज्ञात कर रहा हूँ तो इसे हम कहेंगे अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति की तीव्रता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा, ठीक है। सर मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बेटा समय आपके पास है, अभी समय आपके पास है, 30 दिन में आप घर में धीरे धीरे लिखकर प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे लिखकर प्रैक्टिस करें, अभी राइटिंग सही हो जाएगी। निरक्षीय स्थिति क्या है, माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, बीच में मिलाने वाली रेखा 2l है। निरक्षीय स्थिति का है तो भाई साहब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से रेखा के लंबवत जो लाइन हम खींचते हैं इसे वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं, इसे वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। अगर इसके किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हों
तो इसे हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति के तीव्रता। निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति की तीव्रता। ठीक है भाई, इसे हम क्या कहेंगे? निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति की तीव्रता। दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बता दे रहा हूं, घर पे जाके प्रैक्टिस करना आपका काम है। अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति की तीव्रता का डेरिवेशन हम करने चल रहे हैं। पहले चित्र को ध्यान से समझ लीजिएगा। बेटा हमारे पास क्या है? एक माइनस क्यू आवेश है और एक हमारे पास आवेश प्लस क्यू है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l। के अक्ष पर तीव्रता निकालनी है। अच्छा एक बात ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव में हम कोई भी दूरी जो मापते हैं उसे सदैव वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से मापते हैं। हमने यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर इसके अक्ष पर ही एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु हमने इसके अक्ष पर ही बिंदु P ले लिया। यहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है? पहले हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें प्यारे बच्चों। हमें इसके अक्ष के एक बिंदु पर, यहाँ पर एक बिंदु लेकर के इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। माना फलाना अपने भाषा में लिखना है, और बार बार कहता हूं ये चीजें आप अपने भाषा में लिखें, अपने मन से लिखें, जैसा मन हो वैसे लिखें। ठीक है, क्या लिखोगे? माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आवेश Q और बीच की दूरी 2l है। से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना लिखना है। अब ध्यान से सुनिए, आपको पता है एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। हम इन दोनों आवेशों की तीव्रता निकालेंगे, फिर उसका परिणामी निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों पहले इस माइनस क्यू आवेश की तीव्रता को हम E1 कंसीडर करके निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश की तीव्रता को E2 मान करके निकालेंगे। तो पहले E1 और E2 की डायरेक्शन आप देख लो। माइनस क्यू के कारण तीव्रता E1 है, तो माइनस के कारण जो तीव्रता होती है वो ऋण आवेश की ओर होती है। इस यहाँ पर जो E1 का मान होगा वो आवेश की ओर, तो E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होती है वो धन आवेश से दूर होती है। तो अगर आप यहाँ पर इस आवेश से दूर जाना चाहते हैं तो E2 की डायरेक्शन आप देखेंगे इधर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आप E1 और E2 का मान निकालें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशा की हैं। E1 और E2 का मान निकालकर आप क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे, परिणामी तीव्रता निकल आएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए जी, तो उस तीव्रता का मान हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर से। यही फार्मूला हमने आज पढ़ा है। ठीक है, तो बताइए E1 का मान क्या हो जाएगा? 1/4πε0। आवेश कितना है? Q, और दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी? जी थोड़ा ध्यान से देखिए, ये टोटल दूरी 2l है। प्यारे बच्चों इधर की ये दूरी l होगी और इधर की ये दूरी भी l होगी। ठीक है, 2l का आधा आधा करोगे, l दूरी इधर, l दूरी इधर, यहाँ से कुल दूरी बताइए l और ये r, तो टोटल दूरी हो जाएगी r प्लस l। क्या हो जाएगी? r प्लस l हो जाएगी, r प्लस l। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। माइनस क्यू के कारण हमने यहाँ पर तीव्रता निकाली, अब हम इस प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकालेंगे। हम क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश कारण निकालना है, उसको हमने E2 नाम दे दिया, बराबर 1/4πε0। आवेश प्लस क्यू है, दूरी प्यारे बच्चों बताइए यहां से दूरी कितनी है? तो टोटल दूरी r है, उससे ये वाली l घटा दो तो ये दूरी हो जाएगी r माइनस l। क्या हो जाएगी? r माइनस l का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर यहाँ लगाना भूल गए थे, समीकरण नंबर 2। अब आप जान रहे हैं कि ये दोनों तीव्रताएं अपोजिट डायरेक्शन की हैं, दोनों का मान
अलग अलग दिशाओं में आ रहा है, परिणामी घटा के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। बताइए परिणामी तीव्रता के लिए किससे किसको घटाएंगे? जो बड़ा होगा उससे छोटे को। बड़ा कौन है भाई? ये बड़ा, E2 बड़ा है, E1 छोटा है। E2 से E1 को घटा दीजिए, E2 से E1 को घटा दीजिएगा। ठीक है, आप बताइए दोनों में 1/4πε0 है और Q है, ये तो कॉमन ले लेते हैं। दोनों में देखिए 1/4πε0 Q, 1/4πε0 Q कॉमन। यहाँ का 1/r - l का स्क्वायर, r - l का स्क्वायर, यहाँ का 1/r + l का स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसे हल करना है, बहुत ही धैर्य के साथ आराम से हल करिएगा, गलत नहीं होगा। डेरिवेशन ये आया तो 5 नंबर में आएगा। सोचिए 5 नंबर का प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। ठीक है, तो E बराबर प्यारे बच्चों 1/4πε0 है, Q लिखा। बताइए दोनों से एलसीएम क्या आएगा? r - l का स्क्वायर इंटू r + l का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई r + l का स्क्वायर माइनस r - l का स्क्वायर। ठीक है जी, आराम से हल करिए, बहुत आराम से आएगा। देखिए E बराबर 1/4πε0 लिखा रहने दो, Q लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार आप दोनों को जोड़ देंगे, r + l के साथ r - l को जोड़ देंगे। एक बार r + l के साथ इसको घटाना है, माइनस का r प्लस का l, और बटे में बताइए क्या लिखा है? बटे में क्या है? स्क्वायर लगा है दोनों पे, दोनों को मिला के अगर होल स्क्वायर बना दें, यानी मैं कहूँ a + b r - l और r + l दोनों को साथ में लिखकर मैं होल स्क्वायर बना देता हूँ। ऊपर देखिए l से l और r से r कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, गुणा भाग ये बहुत आराम से करने की चीज़ है, इसमें जल्दबाजी नहीं की जाती है। E बराबर हमें मिल रहा है 1/4πε0 Q है। ब्रैकेट में आ जाइए, ब्रैकेट में क्या है? यहाँ 2r है, वहाँ 2l है, 2r है इंटू 2l है। बटे में बताइए, बटे में देखिए a - b a + b है, जिसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब बताओ प्यारे बच्चों, E बराबर 1/4πε0 Q और 2l को साथ में कर लो, बचेगा 2r। अच्छा जी, नीचे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर है। चूंकि आपने जब परिभाषा पढ़ी विद्युत द्विध्रुव की, तब बताया गया कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हों, अल्प दूरी पर हों। अल्प दूरी का मतलब बेटा जो ये दूरी l है, ये छोटी दूरी है, क्योंकि l स्क्वायर बहुत 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 छोटी दूरी है, और अगर ये बहुत छोटी दूरी है तो इसको नगण्य मानने पर, l स्क्वायर को नगण्य मानने पर इसको हम नगण्य मान लेंगे, तो इसको छोड़ देंगे तो r की पावर 4 बचेगा, एक r कैंसिल हो जाएगा। अब आप ध्यान से बताओ, ये 1/4πε0 लिखा है, Q इंटू 2l को हमने अभी आज कुछ कहा था, इसको हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से लिखा था, तो 2P बटा क्या आ गया? r³। ये हो जाता है बेटा अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला, अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है जी, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला हो जाता है E बराबर 1/4πε0 2P/r³। ठीक है, देखिए जी, निरक्षीय स्थिति का मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि आज की क्लास में अगर कराने बैठ जाऊंगा तो बहुत कम समय बचेगा, तो कल की क्लास में इसे कराएंगे। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या है? द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या है? तो आपको पता है, जैसे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है E। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दें, प्लस Q आवेश है, माइनस Q आवेश है, इस पर बल QE इधर लगता है, इस पर जो बल है वो QE इधर लगता है,
तो जब इस पर दो बराबर और विपरीत बल लगते हैं तो ये इसको घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो कि होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। टाउ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी साइन थीटा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा में टाउ क्या है, टाउ है द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, टाउ हमारा है द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण है। और पी क्या है, पी क्या है बेटा, पी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और थीटा एंगल कहाँ बन रहा है जी, तो थीटा है क्षेत्र की दिशा के साथ द्विध्रुव द्वारा बना कोण, ये है थीटा, ये वाला जो कोण है ये है बेटा थीटा। आई बात समझ में यहां तक, ठीक है। टाउ बराबर पी साइन थीटा से द्विध्रुव आघूर्ण, आप ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। आप बताइए इससे मात्रक क्या आ जाएगा, इससे मात्रक क्या आ जाएगा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। अच्छा ये द्विध्रुव आघूर्ण का है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला तो P बराबर Q इंटू 2L है जी। तो Q इंटू 2L का से मात्रक बताइए क्या आ जाएगा, कूलाम मीटर या SU सेंटीमीटर या डीबे होता है इसका मात्रक, ठीक है। ये किसी पद्धति में नहीं है, MKS में कूलाम मीटर, CGS में SU सेंटीमीटर और डीबे होता है, लेकिन ये किसी पद्धति में नहीं है, ठीक है। बताइए यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा मात्रक बताइए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक P बराबर Q इंटू 2L है। आवेश की विमा AT इंटू क्या हो जाएगा L, तो विमा क्या हो जाएगी बेटा LTA, क्या हो जाएगी LTA। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है LAT, लात नहीं होगी, LTA लिख दो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, LTA लिख दो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अधिकतम बल युग्म आघूर्ण कितना होगा, ध्यान देखिए चूंकि आपने पढ़ा है टाउ बराबर पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। बेटा इससे आप बताइए अगर मैं टाउ मैक्सिमम के लिए कहूं, टाउ मैक्सिमम के लिए कहूं कि यानी टाउ मैक्सिमम कब होगा, तो आप कहोगे सर जब थीटा 90 होगा, आप कहोगे सर जब थीटा 90 होगा, वह साइन थीटा का वैल्यू साइन 90 के बराबर अर्थात +1 होगा, तो उस समय जो आघूर्ण आएगा बल आघूर्ण वो मैक्सिमम आएगा और वो किसके बराबर होगा, पीई के बराबर होगा। एक परिभाषा आती है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इस फॉर्मूले से, P बराबर आप ध्यान से देखें तो टाउ मैक्स अपान में क्या आ जाएगा E, है ना, टाउ मैक्स अपान में आ जाएगा E, ठीक है जी, टाउ मैक्स अपान में आ जाएगा E। अब बताओ यदि इसमें E का वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलाम रख दें तो P किसके बराबर होगा, P टाउ मैक्स के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें क्षेत्र की दिशा के परपेंडिकुलर +Q -Q परपेंडिकुलर किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दें तो उस पर जो बल आघूर्ण लगता है उसी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा हो जाती है एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत, थीटा 90 है ना, तो क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस प्रकार से ये परिभाषा बन जाती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब देखिए जैसे आज हमने पढ़ा है उन चीजों पर किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। एक नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, एक नंबर में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के उदाहरण बताओ, तो आप क्या लिखोगे HCl व H2O, ये दोनों बताओ किसके उदाहरण हैं, वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, और ये लिखने का भी तरीका मैंने आपके सामने लिखा है कि वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। केवल इतना लिखना है,
न एक अक्षर कम न एक अक्षर ज्यादा, ठीक है। इसे ऐसे लिखना है। रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है, तो किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व तो कहते हैं। चाहे तो आप इसका फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर क्यू अपॉन यल, ठीक है। इस तरह से आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। ये लॉन्ग में आया हुआ प्रश्न है, लॉन्ग में आया हुआ प्रश्न है। इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो पहले आप वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर आप इसके द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 2L को लिखेंगे। इस प्रकार से एक चित्र बना देंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, उसके बगल में इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। बेटा लिखने का तरीका सीखो। हम आपसे बार बार कहते हैं लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। कर रहे हो घर पे प्रैक्टिस लिख लिख के कि नहीं, बताइए। लिख के प्रैक्टिस आप सब कर रहे हैं? अगर आप में से जो बच्चे लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। बेटा लिख के प्रैक्टिस आप सबको करनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपके लिए अलग से लिख लिख के लाता हूँ, इसका कारण यही है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि किस सवाल को कैसे लगाना है। देखिए न्यूमेरिकल आया 2 नंबर में, अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, लगने वाले बल का मान बताओ। तो अल्फा कण का आवेश आप पहले लिख देंगे, फिर उस वैद्युत क्षेत्र का मान लिख देंगे। बल पूछा है बराबर क्यू ई लगाइए, क्यू का मान ये, ई का मान ये, हल करके इस तरह आंसर लिखिए। एग्जाम में जब भी न्यूमेरिकल का आंसर लिखिए तो कोशिश करिए उसे थोड़ा हाईलाइट दीजिए, बॉक्स में भर दीजिए, मात्रक जरूर लिखिए, वहां पे लिख दीजिए कि ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह की सुंदर कॉपी जब आप लिख के आएंगे तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर तभी मिलेंगे। देखिए इतना बड़ा सवाल है, आंसर कितना छोटा है। 1 × 10⁻⁻6 परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 विद्युत आवेश से बना है। ये आवेश क्यू का मान दे दिया, बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दे दिया। पहले आपसे कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, अधिकतम बल आघूर्ण का मान बताओ। तो पहले आप अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स निकालना है। आपको पता है ये पीई के बराबर है, तो पहले आपको पी निकालना पड़ेगा। पी बराबर क्यू इंटू 2L से, दूरी ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में दी है, तो इसे आप मीटर में बदल लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा, ये आ जाएगा पी का मान। जब पी आ जाए तो अधिकतम बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमने टाउ मैक्स बराबर पी बताया, पी इंटू ई का मान रखिए, ये निकल आएगा। तो इस तरह से आपको सवालों को लगाना है, आप घर में खुद से लगा लगा के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी। अगला सवाल हमारे सामने ये है और इस सवाल का आंसर मैंने अगले पेज पर लिखा है। इतने न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र ई का मान दे दिया 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर थीटा का मान आपको दे दिया 30 डिग्री। फिर आगे कह रहा है इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, टाउ का मान आपको दे दिया 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, पी निकालना है। आपने टाउ बराबर फॉर्मूला पढ़ा है पी साइन थीटा, यहां से ई बराबर क्या आएगा, टाउ अपान ई साइन थीटा। टाउ का मान ये दिया है, ई का मान 10⁵, साइन थीटा 30 रखोगे, साइन 30 का मान 1/2, 6 दूनी 12 ऊपर चला गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो इसी तरीके से बेटा सवालों को हल करना है और मन लगा के डेली प्रैक्टिस क्विज देना है। आप सभी बच्चों को पता है क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास से रिलेटेड मैं 7-8 प्रश्न देता हूं जो इस क्लास से संबंधित होते हैं। आप सभी को मिलते हैं वो प्रश्न, वीडियो के ठीक नीचे वो प्रश्न लगे रहते हैं, वहां पे जाके आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, सही जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। अगर आपने अच्छे से क्लास की होगी, सारी चीजें अच्छे से पढ़ी होंगी, तो वो क्विज के सारे आंसर आप सही करेंगे। अब बारी है लिखकर प्रैक्टिस करने की, क्योंकि आपका जो